नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी से चैनल में स्वागत है। आज का यह दूसरा वीडियो है जिसमें मैं आपको पहले वीडियो में करंट अफेयर पढ़ाया मैंने सुबह सुबह। ये दूसरा वीडियो है जिसमें बिहार की भाषाओं में जो निबंध पूछे जाते हैं उसे ज़रा डिटेल में समझेंगे। इतने बेहतर तरीके से समझेंगे कि अगर आपने आज तक निबंध नहीं लिखा होगा तो आप लिख सकते हैं इस वीडियो के बाद से, अगर आप प्रयास करें तो। इसमें प्रयास जुड़ा हुआ है। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो आप पिछले 4 साल में जैसे आपने नहीं लिखा या पिछले साल भर में आपने नहीं लिखा, वैसे ही अगले 4-5 सालों तक भी आप कभी नहीं लिख पाएंगे। जो प्रयास करेंगे वो 1 महीने में निबंध के स्तर पर पहुंच जाते हैं, और जो नहीं कर पाते हैं वो फिर कभी भी नहीं कर पाते हैं। टॉपिक को समझाऊंगा कि कैसे लिखा जाता है, कहाँ से तैयार किया जाता है, और निबंध का पेपर वो पेपर है जिसे सबसे कम वेटेज हम लोग देते हैं पढ़ते समय। आप भी कम समय देते होंगे, GS1 GS2 खूब पढ़ते होंगे, लेकिन निबंध को साइड में रखते हैं कि एक निबंध लिख लिया वीक में तो ठीक है, नहीं तो कॉन्फिडेंस में जाते डायरेक्ट एग्ज़ाम में लिखेंगे, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाता है। निबंध आपको SDM बना सकता है या DYSP बना सकता है। अगर इसमें आपके बेहतर मार्क्स आ जाते हैं, GS1 GS2 में अगर कमतर भी मार्क्स आते हैं तो भी आप शानदार स्कोर कर ले जाएंगे। GS1 GS2 की तुलना में सबसे आसान पेपर अगर कोई है तो निबंध का ही पेपर है, क्योंकि इसमें समय भी अधिक रहता है, लिखना भी तुलनात्मक रूप से कम पड़ता है। GS2 की तुलना में तो काफ़ी कम लिखना पड़ता है आपको, और टाइम भी इनफ पेपर में दिया जाता है। ऑप्शंस भी कई सारे दिए जाते हैं, इसलिए 3 ही निबंध आपको लिखने पड़ते हैं, जबकि आपके पास ऑप्शंस होते हैं अप्रॉक्स 12 सवालों का ऑप्शन होता है। इसलिए सबसे आसान और सबसे स्कोरिंग हिस्सा है जिस पर सबसे कम समय दिया जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा। आज के इस वीडियो में हम लोग भोजपुरी या मैथिली भाषा दोनों भाषाओं में पूछे जा सकते हैं। सेक्शन 3 जो निबंध का होता है, निबंध पेपर में 3 सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन में सामान्य तौर पर जनरली करंट अफेयर या रिसेंट जो सब्जेक्टिव इशू होते हैं वो रहते हैं। जनरली मैं कह रहा हूँ, जनरली सब्जेक्टिव यानी कि भ्रष्टाचार, महिला सशक्तिकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, दुनिया में चुनौतियाँ इत्यादि। सेकंड सेक्शन में जनरली सामान्यतः ऑब्जेक्टिव प्रकार के निबंध रहते हैं, जैसे कोई लोकोक्ति दे दिया जाएगा, कोई आपको मुहावरे दे दिए जाएंगे, उस पर लिखना होता है। थर्ड सेक्शन में फिक्स है कि इसमें बिहार की किसी भाषा में लिखा हुआ रहता है टॉपिक, उसको आपको हिंदी या इंग्लिश में जो भी आपका लैंग्वेज है निबंध पेपर का, उसमें आपको लिखना पड़ता है। इसमें मैथिली भाषा के भी पूछे जा सकते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको अलग से पढ़ना पड़ता है, नथिंग। बिहार से बाहर के हैं तब तो आपको ज़रूर भोजपुरी और मैथिली पर इतना थोड़ा सा कमांड तो होना चाहिए कि आप इसके अर्थ को निकाल सकें, अन्यथा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ता। अगर आपको निबंध लिखना आता है तो इसके केवल अर्थ को क्रैक करना है, और अर्थ क्रैक करते ही आप आसानी से इसे लिख ले जाएंगे। ये दुधारू गाय के लातो सहल जाला, ये निबंध मैंने कुछ दिन पहले दिया था ग्रुप में लिखने के लिए, और आज जो निबंध दिया है वो ये दिया है बिलैया के नज़र मुसवे पर। ये इंग्लिश में भी इसी तरह से लिखा रहता है, उसी को रोमन में केवल लिख देते हैं देवनागरी को, बाकी वैसा ही लिखा रहेगा। मैं डिटेल में पहले निबंध को एक्सप्लेन करूँगा, दूसरा निबंध आपके लिए होमवर्क के तौर पर होगा, क्योंकि आज ही ग्रुप में दिया है तो आज ही मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अपना दिमाग भी तो चलाएंगे ना। जूझेंगे नहीं, जब तक गलती नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे कैसे। पहले निबंध को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा कि एवरेज और बेस्ट में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि इस पर आधारित सारे मैं कॉपीज़ भी चेक कर चुका हूं, और उस कॉपीज़ में जो मुझे कमी दिखती है उसके आधार पर ही ये मैं वीडियो बना करके आपको समझा दूँगा। शुरू करते हैं, देखिए क्या है इसमें टॉपिक में और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगले कुछ मिनटों तक थोड़ा सा ध्यान कंसंट्रेट करके रखिएगा, कुछ भी कहीं पर भी ध्यान मत दीजिएगा। सबसे पहले जो इस प्रकार के निबंध में हमें ज़रूरत होती है कि इसके कितने अर्थ सकारात्मक रूप से निकाले जा सकते हैं, कितने इसके पॉसिबल जो हैं वो अर्थ निकाले जा सकते हैं। पॉसिबल अर्थ का तात्पर्य है कि आपको यूनिलैटरल एक दिशा में नहीं सोचना होता है, कभी भी निबंध लिखते समय एक डायरेक्शन में नहीं सोचना होता है, बल्कि आपको मल्टी डायरेक्शन में सोचना पड़ता है, तब जाके आप इसका सही अर्थ निकाल सकते हैं। सबसे पहला अर्थ इसका क्या होगा भाई? सबसे पहला अर्थ जो निकलेगा वो है उपयोगिता, उपयोगिता वाद का महत्व।
उपयोगितावाद क्या होता है भाई? उपयोगितावाद का महत्व का क्या तात्पर्य होता है कि अगर कोई गाय आपको दूध दे रही है और आपके लिए लाभकारी है, वो अत्यंत लाभकारी है, तो आप उसके नखरे भी सहन कर लेते हैं। ये हो गया उपयोगितावादी महत्व। इसमें हम कई सारे एग्जाम्पल जोड़ सकते हैं। जैसे कोई बहुत अच्छी जॉब है आपकी, बहुत अच्छी का मतलब आपके मनपसंद का काम है, लेकिन वो वर्क प्लेस अगर नहीं भी अच्छा है, वर्क प्लेस का माहौल नहीं भी बेहतर है, तो भी आप उसे सहन करते हुए करते हैं क्योंकि काम आपके मनपसंद का होता है। एक इसका हो सकता है व्यवहारिक पक्ष। व्यवहारिक पक्ष का क्या तात्पर्य होता है कि कार्य क्षेत्र हो, कोई वर्क प्लेस हो या परिवार हो, अगर कोई व्यक्ति आपकी मदद कर रहा है और आपके विकास में सहायक है, जैसे आप जो तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी के दौरान अगर आपके पेरेंट्स सहायक हैं, वो आपको पैसा भी भेजते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, मोरल सपोर्ट भी करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं, तो आप एक बार को उनके डांट फटकार को आसानी से सहन कर सकते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, आपके लिए व्यवहारिक पक्ष ये है कि जो आपको सपोर्ट कर रहा है उसे आपने इतना अधिकार दिया हुआ है कि वो क्या करे, आपको डांट भी सके और आपके सही और गलत कृत्यों पर, सही कृत्यों पर शाबाशी और गलत काम पर आपको डांट भी सके। ये क्या हो गया, इसका व्यवहारिक पक्ष से कहा जाता है। तो सबसे पहले जो हमें अर्थ निकालना होता है किसी भी टॉपिक का, वो देखना होता है कि इसके दो कोई बहुत अपोजिट पक्ष तो नहीं निकल करके आ रहे हैं। एक पक्ष ये कह रहा है कि अगर आपको कहीं पर लॉन्ग टर्म का बेनिफिट हो रहा है, तो शॉर्ट टर्म के नुकसान को आप क्या करें, शॉर्ट टर्म के अल्पकालिक नुकसान को आप क्या करें, सहन करते हुए आगे बढ़ जाएं। ये क्या कहता है, ये एक इसका मतलब हो गया। ये क्या हो गया, सकारात्मक पक्ष में अगर हम लोग इसका मतलब देखेंगे तो यही हो गया। इसी पर आधारित मैक्सिमम बच्चों ने जो निबंध लिखते हैं वो इसी पर आधारित लिखते हैं कि वर्तमान में अगर कोई लाभ प्राप्त हो रहा है और तो हम वर्तमान में अगर छोटा मोटा नुकसान भी हो रहा है तो लॉन्ग टर्म के जो हमारे फायदे हैं उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप भी इसी पर लिखेंगे, है ना। इसका सेकंड पक्ष जो है वो मैं थोड़ा सा अंत में बताऊंगा। पहले हम लोग देखते हैं कि इसका एक पक्ष अगर हमने ले लिया कि वर्तमान के अगर हमारे छोटे नुकसान हैं या थोड़े बहुत नुकसान हैं, तो उसके आधार पर हम लॉन्ग टर्म के फ़ायदे को हमेशा ही अधिक तवज्जो देनी चाहिए। ठीक, हमने एक अर्थ इसका ले लिया। हमने एक अर्थ क्या ले लिया है इसका कि भाई अगर हमें आज थोड़ा बहुत नुकसान हो भी रहा है, यानी कि आज का जो हमारा छोटा नुकसान है, आज का हमारा छोटा नुकसान जो है, इसके ऊपर हम लॉन्ग टर्म के बड़े फ़ायदे को तवज्जो देंगे। ये हमने एक अर्थ निकाल लिया है जो आपको एग्जामिनेशन में भी निकालना पड़ेगा कि इसका एक अर्थ क्या हो सकता है। और इसके आधार पर अगर आप निबंध लिखते हैं तो ये आपका किस प्रकार का निबंध होगा, ये आपको ठीक है अच्छी मार्क्स दिला देगा, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आपके, बेहतर भी मिल सकते हैं कई बार, क्योंकि बीपीएससी अनएक्सपेक्टेड मार्क्स कई बार दे देती है मेंस एग्जामिनेशन में। जैसे लगता है कि किस प्रकार से चेक किया गया, खैर उस पर तो सवाल नहीं उठाना चाहिए, उनके अपने काम होंगे वो। लेकिन इसका एक और पक्ष है जो सरप्राइज़ के तौर पर मैं आपको थोड़ा सा आगे समझाऊंगा। अब हमने निबंध का अर्थ निकाल लिया है, अब इसको लिखना किस प्रकार से होता है, कैसे लिखा जाता है कोई भी निबंध। ठीक, कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए आप पहली बार लिखने बैठ रहे हैं और आपको जीएस की केवल जानकारी है, आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री पता है, थोड़ा बहुत पॉलिटी पता है, स्पोर्ट के बारे में बेसिक जानकारी है, स्पोर्ट वगैरह के बारे में तो जानकारी सभी को होती ही है, समाज की बेसिक जानकारी है और ईटीसी और भी आपके पास मिसलिनियस जानकारी भी थोड़े बहुत स्तर पर तो मौजूद ही हैं। ठीक, ये हमने क्या किया, डायमेंशंस बना रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हमने अर्थ निकाल लिया। अब इस अर्थ के इर्द गिर्द घूमने वाले हमें अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग एग्जाम्पल चाहिए। जिस एग्जाम्पल को जोड़ना अगर आपको आ गया, अगर आप समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं उस दिशा में, तो और कुछ भी नहीं है निबंध। निबंध केवल और केवल सोचने समझने का तरीका है,
उसके अलावा कुछ भी नहीं है, नथिंग, शून्य है उसके अलावा। इतिहास सबसे पहला हमने क्या लिया है, एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया है ऐतिहासिक आयाम, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हमने सबसे पहला लिया है। इतिहास में कहाँ पर आपको दिखता है कि शॉर्ट टर्म के नुकसान पर लॉन्ग टर्म या दीर्घकालिक फायदे को अधिक तवज्जो दिया गया है कि कोई बात नहीं, आज हम झुक करके थोड़ा सा सहन कर लेते हैं, लेकिन अंततः ये लॉन्ग टर्म में हमारे देश के लिए, हमारे लिए, किसी भी हमारे साम्राज्य के लिए ये फायदेमंद ही साबित होगा। कहाँ पर देखते हैं, इतिहास में आपको दिखता है नरमपंथियों का जो युग पढ़ते हैं, जिसमें नरमपंथी का क्या कर रहे थे भाई, तो अंग्रेज़ों को प्रसन्न रख रहे थे और अंग्रेजी साम्राज्य उनका दमन नहीं कर रहे थे, बल्कि अंग्रेजी साम्राज्य जो क्या कर रहे थे, भारत में शासन प्रशासन इत्यादि चीज़ों में सुधार का भी शुरुआत उन्होंने काम किया, आधुनिकीकरण किया, पश्चिमी शिक्षा, रेलवे इत्यादि को बढ़ावा दे रहे थे। और उन्हें ये भी था नरमपंथियों को कि प्रारंभ में ही अगर हमने अंग्रेज़ों का डट के विरोध करना शुरू कर दिया तो ये जो कांग्रेस हमने शुरू किया है इसका तो दमन कर दिया जाएगा, मिटा ही दिया जाएगा। इसलिए प्रारंभ में इन्होंने प्रार्थना और अनुनय विनय की नीति को रखा, जिससे लॉन्ग टर्म में कांग्रेस पार्टी सस्टेन कर पाई, टिक पाई, नहीं तो शुरुआत में ही उसे मिटा दिया जाता। अपने जनाधार का विस्तार करती रही, आने वाले जो नेता हैं उनके लिए ज़मीनी आधार तैयार करते हैं नरमपंथी, ताकि आने वाला भविष्य जो है वो सफल हो, वो सही हो। हम आज सह लेंगे, हमें अंग्रेजी दूत ही कह दिया जाएगा, एजेंट ही कह दिया जाएगा, तो कोई बात नहीं, अगर लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हो रहा है देश को, तो क्यों ना आज हम अनुनय विनय और प्रार्थना की ही नीति को अपना लें। ये क्या हो गया भाइयों बहनों, ये हो गया इतिहास से एक एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया है, जिसको कहा जाता है जो लिबरल फेज है कांग्रेस, वो सबसे सटीक एग्जाम्पल बैठता है कि दुधारू गाय के लातों सहल जाला। दुधारू वो इस संदर्भ में थी अंग्रेजी सरकार, और लात इसलिए सह रहे थे क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा था, इस नीति से बहुत बेनिफिट मिल रहा था हमें। तो ये क्या हो गया, इतिहास से मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। इसी तरह से जब महात्मा गांधी जी पहली बार आते हैं भारत, महात्मा गांधी जी पहली बार भारत आते हैं, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले अंग्रेजी सरकार के लिए सैनिकों की नियुक्ति करना शुरू कर देते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या पता हमें स्वराज मिल जाए। उन्हें अंग्रेजी सार्जेंट का नाम तक दे दिया जाता है। क्यों कर रहे थे वो, ताकि हमें स्वराज मिल सके आयरलैंड के जैसा, और हम क्या कर सकें, अपने स्वराज के बदौलत पर हम अपने आगे के आंदोलन को आगे बढ़ा पाएँ। कम से कम डोमिनियन स्टेटस तो मिले, लेकिन इन्हें नहीं मिला। लेकिन इनका जो ये काम है ये इसी चीज़ से प्रेरित है कि कोई बात नहीं, अभी का हम दुख सहन कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म इसे बेनिफिट मिल सकता है हमें। ठीक है, पॉलिटी और आईआर को अगर हम लोग देखेंगे, कूटनीतिक निहितार्थ होता है, जैसे रूस के साथ संबंधों को लेकर के भारत पर बहुत दबाव बनाए गए कि रूस के साथ तेल खरीदना बंद करो, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप, हर दूसरे दिन भारत के ह्यूमिलेट करने के लिए बयानबाजी की गई। लेकिन हमने उन सभी चीज़ों को सहन किया, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो हमारा रक्षा संबंध है रूस के साथ में, वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ऊर्जा का संबंध जो है ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। सांस्कृतिक और सभी दृष्टिकोण से जो हमारे संबंध है रूस के साथ में, और सबसे बड़ी चीज़ है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का जो हमने अपना स्टैंड लिया हुआ है कि हम भले आज का नुकसान सह लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनी रहनी चाहिए, रणनीतिक स्वायत्तता बनी रहनी चाहिए कि हम अपने मन मर्जी के हिसाब से संबंधों को कायम करते हैं, हम किसी के दबाव में नहीं आते हैं। इस नीति को हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। नाम की जो नीति शुरू की गई थी नॉन अलाइंड मूवमेंट, वो भी यही था कि हम अमेरिकी गुट या रूसी गुट में साझी होकर के, शामिल होकर के आज के अपने बेनिफिट के लिए लंबे टर्म का नुकसान नहीं कर सकते हैं। हम स्वतंत्र बड़ी मुश्किल से हुए हैं, आज़ादी हमें 200 वर्षों की लड़ाई के बाद मिली है, और हम अपने विदेश नीति को, रक्षा नीति को अमेरिका या यूएसएसआर के हवाले नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज़ादी के बाद से जो नाम की नीति अपनाई गई थी वो भी इसी पक्ष में होगा कि भाई दुधारू गाय के लातों सहल जाला। आज का अगर हमें नुकसान हो रहा है तो कोई बात नहीं, छोटे नुकसान को बड़े फायदे के लिए इग्नोर किया जा सकता है। बड़ा फायदा क्या था, स्वतंत्रता और संप्रभुता, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी,
ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारी विदेश नीति की कि हम किसी के भी दबाव में आकर के कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं। हमारे लिए जो बेहतर डिसीजन होता है वही हम लेते हैं। इसलिए अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध होते हैं, रूस के साथ भी अच्छे संबंध होते हैं, इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध होते हैं, तो अरब के साथ भी अच्छे संबंध होते हैं। ये क्या हो गया, पॉलिटी और आईआर के क्षेत्र में आप इस प्रकार से एग्जाम्पल दे करके लिख सकते। इसी प्रकार से स्पोर्ट के क्षेत्र में अगर आपको कहा जाए तो कोई बहुत ही कठोर जो है वो क्या है, तो बहुत ही कठोर आपको ट्रेनर मिला हुआ है या कोच मिला हुआ है जो आपको दिन रात परिश्रम करवाता है। और परिश्रम करने के पश्चात से अगर कोई सचिन तेंदुलकर बन के निकल आता है तो लॉन्ग टर्म के शारीरिक मानसिक नुकसान को सहा जा सकता है, लंबे शॉर्ट टर्म के शारीरिक मानसिक नुकसान को सहा जा सकता है लॉन्ग टर्म के बेनिफिट के लिए। तभी तो कोई इस तरह का खिलाड़ी निकल पाएगा। इस तरह के हजारों उदाहरण आपको मिलते हैं, है ना। कोई पैर से बिना हाथ के पैर से धनुष पर तीरंदाजी लगा के निशाना लगा लेती तो एक दिन का तो थोड़ी ना होगा, कितना कष्ट का उन्होंने सहन किया होगा। मिल्खा सिंह का उदाहरण ले लीजिए। जैसे हमारे पास तमाम तरीके के उदाहरण हैं जिन्होंने डेडिकेशन, शारीरिक श्रम और इत्यादि जैसे कष्टों को सहते हुए लंबे बेनिफिट के लिए, देश के लिए उन्होंने इस तरह के कष्ट को सहन किया। अर्थात अगर उन कोच के जरिए, उन ट्रेनर के जरिए उनको लॉन्ग टर्म का बेनिफिट हो रहा था तो शॉर्ट टर्म को उन्होंने नुकसान को इग्नोर किया। इसमें से कुछ भी ऐसा, मैं बच्चों वाले एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, इसमें से कुछ भी ऐसा है जो आपको नहीं पता हो, बस मैं आपके सोचने समझने के तरीके को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं कि देखिए किस प्रकार से काम किया जाता है, किस प्रकार से लिखा जाता है। कंटेंट आपके पास भी है, आप बस उस दिशा में सोच नहीं पा रहे हैं। अगर आप उस दिशा में सोच लेंगे, स्पोर्ट पर्सन का नाम क्या आप नहीं जानते थे? क्या आपने कभी स्पोर्ट नहीं खेला है क्या? बस मैंने आपको बताया ही तो कि यह भी एक उदाहरण हो सकता है। ठीक है। इसी प्रकार से आर्थिक और मान लीजिए एक हमने लिया पहलू इकोनॉमिक पहलू लिया, करंट अफेयर से जोड़ते हैं इसको जरा। इस बार के 26-27 के बजट में, 2026-2027 के बजट में भारत सरकार के द्वारा कहा गया है कि अगर कोई बड़ी कंपनी डेटा सेंटर स्थापित करती है तो 2029 तक के लिए उन्हें करों से छूट दी जाएगी, टैक्स से छूट दिया जाएगा। ये क्या हो गया, आज का हमारा नुकसान है। बल्कि हमें पानी और बिजली का सप्लाई भी इनको खूब सारा करना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमें डेटा सुपियोरिटी हासिल करनी है, कल का जो दुनिया होगा वो एआई पर ड्रिवेन दुनिया होगा और उसमें डेटा ही मेन फ्यूल होगा। डेटा जो है वो नया फ्यूल है। जिस प्रकार से तेल एक समय में दुनिया की अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, तो उसी प्रकार से डेटा जो है वो भविष्य का तेल है। तो हमारे पास भविष्य के तेल स्टोरेज करने के हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, डेवलपमेंट होगा और अपने पास बड़े बड़े डेटा सेंटर होंगे। तो आज के करों को अगर हम वसूलने जाएंगे तो लॉन्ग टर्म का जो हमारा बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाएगा, उससे हमारा नुकसान हो जाएगा। मैंने कहाँ से जोड़ा इसे? मैंने करंट अफेयर बजट से आपको जोड़ करके दिखाया है कि आपके निबंध में कौन कौन सी चीज़ें दिखनी चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार से सरकार ने, कई बार आपने सुना होगा कि भाई एफडीआई विदेशी कंपनियों को छूट देती है, तो इसी कारण से देती है कि आप एफडीआई लाइए, आज हम 4 रुपया कम कमाएंगे, आज आपके एफडीआई से हम 4 रुपया कम कमाएंगे, टैक्स कम लेंगे हम आपसे, हम आपको टैक्स में छूट भी देंगे। 30% था कॉरपोरेट टैक्स, जिसको कम करके 23% कर दिया गया। 7% बहुत होता है, खरबों डॉलर में 7% बहुत ज़्यादा पैसा होता है, इतना पैसा कि हमारा डिफेंस बजट निकल आए। लेकिन हमने उसे छूट दे दी। क्यों दिया? क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म में भारत में क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मतलब सड़कें बन सकती हैं, अस्पताल बनेंगे, स्कूल बनेंगे, तमाम तरीके की चीज़ें हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है जॉब क्रिएशन हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा, लोगों की आय बढ़ सकती है। इसलिए शॉर्ट टर्म के नुकसान को हम इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है? आपके समक्ष अब हजारों एग्जाम्पल आपके दिमाग में दौड़ रहे होंगे
कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपको बिना ये आयाम बताए हुए ये टॉपिक दे देता कि दुधारू गाय के लातों सहल जाला, तो आपको सूझता ही नहीं कुछ कि भाई क्या लिखें। इसलिए आपकी सोच ही तय करती है कि आप कितना लिख पाएंगे, कितना नहीं। आपके समक्ष हर वो एग्जाम्पल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या आपको नहीं पता था कि 26-27 में डेटा सेंटर के निर्माण की बात कही गई है? बिल्कुल है। बिहार सरकार ने अभी अभी चुनाव से पहले महिलाओं को 10,000 दिए हैं, 10,000 दिए हैं, आप सभी को पता होगा। और कहा है कि 2 लाख रुपए हम देंगे। कितना देंगे भाई? तो 2 लाख के देने की बात की गई है, 2 लाख देने की बात की गई है। क्यों आज इतना बड़ा नुकसान सह रही है बिहार सरकार? क्योंकि उम्मीद है कि जिन लोगों को हम पैसा दे रहे हैं वो अगर छोटा मोटा भी कोई कारोबार शुरू कर लेंगे, छोटा मोटा भी कमाना शुरू कर देंगे, तो बिहार से जो बड़ी मात्रा में पलायन होता है, पलायन से ब्रेन ड्रेन होता है, लोग बाहर जाते हैं, अव्यवस्था क्रिएट होता है, नौकरी का सृजन नहीं होता है, समाज का ह्रास होता है, गांव की जनसंख्या कम होती है, वृद्ध लोग भार बन करके रह जाते हैं गांव में। ये सारी जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन सभी पर कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हो सकता है सरकार को। इसलिए सरकार 2-2 लाख रुपए तक देने को तैयार हो रही है। तो ये क्या मैंने आपको बताया है? ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि किस प्रकार से आपको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो आप इन सभी उदाहरणों को ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार से समाज का उदाहरण ऐड कीजिए। समाज में जैसे जब विवेकानंद जी शुरुआत में इन्होंने प्रचार करना शुरू किया था और लोगों को जागृत करना शुरू किया था, कहा था कि कास्ट गलत है, धर्म के सही स्वरूप को जानिए, तो लोग तो पत्थर से मारते थे इनके अनुयायियों को। लेकिन वो सब कुछ क्यों सहा गया? क्योंकि लॉन्ग टर्म में कहीं न कहीं ये समाज में सांस्कृतिक जागरण का काम करेगा। कल्चरल रिवॉल्यूशन बहुत ज़रूरी होता है, कल्चरल इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कल्चरल रूप से लोग अपग्रेड हों, धर्म के अंधविश्वास वाले हिस्सों को छोड़ करके वास्तविक स्वरूप को समझ सकें। तो ये इतिहास से एग्जाम्पल हो गया। ये तमाम तरीके के जो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाए हैं, ये सब के सब एग्जाम्पल आपको पता ही थे, कुछ भी इसमें अलग नहीं था, कुछ भी इसमें अलग नहीं था। कबीरदास के एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कहते हैं कि भाई अगर पत्थर पूजे शिव मिले तो मैं पूजूं पहाड़। कितना खराब लगता है सुनने में, सब लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं, लेकिन उनका क्या काम था? कबीरदास ही हो गए। क्या काम था इनका? इन्होंने जो दोहे लिखे, शुरुआत में लोगों ने थोड़ी ना एक्सेप्ट किया उसे। शुरुआत में तो बहुत आलोचना की गई कि नास्तिक हैं, ये हैं, वो हैं। लेकिन फिर एहसास हुआ कि ये जो कह रहे हैं इसका भावार्थ क्या है, कि धर्म के बाहरी आडंबर से ज़्यादा ज़रूरी होता है धर्म के आंतरिक स्वरूप को समझना। इसी प्रकार से ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे लोग, ज्योतिबा फूले जैसे लोग, ज्योतिबा फूले के द्वारा स्त्री सुधार को लेकर कितनी सारी चीज़ें की गई है ना। तो इस प्रकार के जब चीज़ों को आप ऐड करेंगे तो आपका क्या होगा? पूरा निबंध तैयार हो जाएगा। एक से ज़्यादा 5 से 10 एग्जाम्पल लीजिए, 5 से 10 उदाहरण लीजिए और हर उदाहरण पर 2-2 पैराग्राफ या 1-1 पैराग्राफ लिखेंगे। 800 वर्ड तो आपके दौड़ते दौड़ते पूरे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़रा रुकेंगे, इसका सेकंड हिस्सा जो है उसकी तरफ बच्चों का ध्यान नहीं जा पाते, जिसके कारण से हमेशा ही मुझे ऐसा महसूस होता है कि उनका जो उदाहरण है ये कहीं न कहीं आधा अधूरा रह गया है, यूनिलैटरल, यूनिडायरेक्शनल हो गया है, एक दिशीय उदाहरण हो गया है, जबकि टॉपिक ऐसा नहीं होता है। टॉपिक क्या था? टॉपिक है कि दुधारू गाय की लात को सहना। यही तो है टॉपिक, यही है टॉपिक। इसका एक पक्ष हमने समझा कि भाई शॉर्ट टर्म के नुकसान को लॉन्ग टर्म के बेनिफिट के लिए इग्नोर किया जा सकता है। ये तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अभी 100 उदाहरण मैंने आपको सारा कुछ समझाया। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। पहला पक्ष तो हमें ये बताता है कि भाई व्यवहारिकता, रियलिस्टिक जो चीज़ें होती है, रियलिज्म जिसको कह देते हैं, उपयोगितावाद जो है ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। उपयोगितावाद ध्यान में रखना चाहिए और हमें वास्तविकता या व्यवहारिकता को ध्यान में रखना चाहिए, जिसे हमने डिटेल में समझा है। लेकिन इसका दूसरा जो भाग है वो बड़ा ही महत्व है। वो क्या है? गरिमा
वर्सेज उपयोगिता, डिग्निटी वर्सेज यूटिलिटी। क्या उपयोगितावाद इतना हावी होना चाहिए कि डिग्निटी, गरिमा पर भी हम कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएं? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या वैसा दूध पीना चाहेंगे जिसके लिए आपको रोज़ लात खानी पड़े? ये इसका दूसरा पहलू है जो बच्चों ने निबंध में मिसिंग कर दिया है, जबकि ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। निबंध में आपको जितने संभवतः उसके अर्थ निकल सकते हैं, मेजर अर्थ की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी चर्चा अवश्य ही करनी चाहिए। पहले की चर्चा आप डिटेल में करें, दूसरे की चर्चा आप शॉर्ट में कर सकते हैं। या अगर दूसरे पक्ष में आपके पास ज़्यादा उदाहरण है गरिमा वर्सेज उपयोगिता में, आप गरिमा को ही ज़्यादा जगह देंगे, डिग्निटी को ही ज़्यादा, आत्मसम्मान को ज़्यादा जगह देंगे, या फिर उपयोगिता को ज़्यादा जगह देंगे। अगर मैं आपको रोज़ पढ़ाऊँ ही लेकिन उसके बदले मैं आपको रोज़ ह्यूमिलेट करूँ तो फिर क्या होगा? तो फिर आप तंग आ जाएंगे कि ऐसी पढ़ाई का क्या करना जहाँ पर रोज़ ह्यूमिलेशन सहना पड़े। तो ये क्या दिखाता है इसका कि डिग्निटी को हमें तवज्जो देनी चाहिए। अगर आपके पास में डिग्निटी से जुड़े हुए ज़्यादा एग्जाम्पल हैं तो आप पहले पक्ष को क्या कर सकते हैं, कम करके लिख सकते हैं। निबंध यही होता है गुरु, जिस बच्चे को जो दिखा वही लिखा। योर 6 कैन बी माई 9, ये जो सुना होगा आपने, आजकल रील में बड़ा ही फेमस हो रहा है गलगोटिया कारण, तो वो चीज़ यहाँ पर अप्लाई होता है कि जिस बच्चे को जो अर्थ लगा उसने अर्थ के हिसाब से उसको लिखा। अब इसमें क्या क्या हो सकता है? इमैनुअल कांट का एक बड़ा ही बहुत ही महत्वपूर्ण सा, इमैनुअल कांट का तो नाम सुना होगा आपने। इमैनुअल कांट, पॉलिटी जिनका ऑप्शनल होगा उन्होंने तो ज़रूर ही पढ़ा होगा गुरु, बहुत ही फेमस ये दार्शनिक रहे हैं। इनका अनुसार कि मनुष्य जो है अपने आप में एक साध्य है, यानी कि एंड है, उसे केवल साधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मनुष्य जो है यह अपने आप में क्या है, अपने आप में साध्य है। साध्य यानी कि लक्ष्य है, इसको साधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, साधन के तौर पर उपयोग नहीं किया जा सकता है। अर्थात डिग्निटी जो है यह होनी ही चाहिए, आत्मसम्मान तो होनी ही चाहिए। मनुष्य कोई वस्तु नहीं है जिसका उपयोग किया जा सके, इसलिए आत्मसम्मान को तो जगह देनी ही चाहिए। ये निबंध का दूसरा अर्थ इस प्रकार से हो सकता है कि यदि लाभ देने वाला व्यक्ति या संस्था आपके आत्मसम्मान को कुचल रही है तो वह सहनशीलता कायरता बन जाती है। और प्रेमचंद्र के साहित्य, भारतीय दर्शन में भी स्पष्ट है कि जहाँ स्वाभिमान ना हो वहाँ का अमृत भी विष के समान हो जाता है। अमृत यानी कि दूध भी विष के समान होगा, जिस दूध के लिए रोज़ आपको जलील होना पड़े, आपको ह्यूमिलेट किया जाए, जिस लाभ के लिए आपको रोज ह्यूमिलेशन मिले, वो आपके विष के समान हो जाएगा। इसमें सबसे सही उदाहरण जो आप जोड़ सकते हैं वो है कि भारत में महिलाओं को कहा जाता है, सामान्य तौर पर वुमेन एम्पावरमेंट से इसे जोड़ सकते हैं। महिलाओं को कहा जाता है कि अगर आपका पति आपके लिए कमा करके ला रहा है तो आप उसके लात को भी सहें, मार को भी सह लें, उसके प्रताड़ना को भी सह लें, क्योंकि पत्नी धर्म होता है। ये आपने सुना होगा कि भारतीय संस्कृति ये है। तो ये क्या दिखाता है कि ये चीज़ सहन नहीं करना चाहिए। कहीं न कहीं आत्मसम्मान और डिग्निटी को बढ़ावा देना, इसीलिए सरकार ने इसको आप कहाँ से जोड़ सकते हैं, सोशल एंड जेंडर डायमेंशन से जोड़िए। सबसे शानदार उदाहरण होगा ये। प्रतिसत्ता और घरेलू हिंसा को इस चीज़ के आधार पर जायज़ ठहरा दिया जाता है। जैसे कास्ट से अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे, सेंसिटिव इशू से इसको जोड़ सकते हैं। कास्ट से अगर हम इसको जोड़ेंगे, कई बार जो है दलित जो दबे कुचले वर्ग हैं उनको केवल इसके आधार पर गांव घरों में आज भी कास्ट का सहन करना पड़ता है, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ बिठा दिया गया है कि कोई जात आपसे सुपीरियर है, इसीलिए वो आपसे ऊपर है, उनको अधिक तवज्जो मिलना चाहिए, उनको पहले भोजन मिलना चाहिए, उनको अलग पंक्ति में बैठना चाहिए, मंदिर में प्रवेश उनको अच्छे से मिलना चाहिए, आपको बाद में मिलना चाहिए। पूजा भी वही कराएंगे, देवता को भी वही टच करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये भी इसी से उदाहरण से जुड़ा हुआ है। अक्सर जो महिलाओं को सिखाया जाता है वो पहले हमने देखा, पहले लैंगिक से हमने जोड़ा और उसके बाद से हमने इसको कहाँ से जोड़ा है, कास्ट से जोड़ा है।
कास्ट आएगा तो आर्टिकल 17 में इस प्रकार के छुआछूत और भेदभाव को रोका गया है। वहीं पर महिलाओं का अधिकार आएगा तो आर्टिकल 21 में गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का हमें गारंटी दिया गया है। गरिमापूर्ण जीवन न केवल बल्कि गरिमापूर्वक मृत्यु का भी अधिकार दिया गया है। इसीलिए किसी को मौत की सज़ा जब दी जाती तो फांसी की सज़ा दी जाती, न कि गोली मारी जाती है, क्योंकि वह गरिमापूर्ण जीवन नहीं होता है। इसी प्रकार से अगर कोई तानाशाह आ जाए, तीसरा डायमेंशन इसमें क्या आएगा, कोई तानाशाह आ जाए, कोई तानाशाह आ जाए और वो कहे कि हम आपको रोटी कपड़ा मकान सब कुछ फ्री में दे रहे हैं, इसके बदले में आपको बस चुपचाप हमारे बातों को सहन करना पड़ेगा, हमारी जो मर्जी हम वो कानून लागू करेंगे, हमारा जो मर्जी हम वो करेंगे, बस आपको रोटी कपड़ा और मकान मिलता रहेगा फ्री में, तो क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? नहीं। इसको हम आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की ऐसी स्वतंत्रता किस काम की जिसमें केवल पेट भरने और सर झुकाकर चलने की अनुमति मिली हो, ऐसी स्वतंत्रता किस काम की, इसलिए इसे भी स्वीकारा नहीं जा सकता है। तो ये क्या हो गया, तीसरा डायमेंशन हो गया। इसी प्रकार से आर्थिक और कॉरपोरेट लाभ है, जहाँ पर टॉक्सिक वर्क कल्चर के ऊपर में आज़ादी से जीवन जीने का और एक छोटा सा पान का दुकान चलाने का सम्मान सहित ये अधिकार ज़्यादा अच्छा होता है, ना कि गर्दन झुका करके सारे प्रताड़नाओं को सहने का हमें अधिकार हो। तो ये क्या हो गया, चौथा हो गया कि आर्थिक फील्ड में आप बता सकते हैं कि डिग्निटी के साथ, आत्मसम्मान के साथ छोटा ही काम क्यों ना किया जाए, कोई काम दुनिया में छोटा नहीं होता है। जहाँ पर आत्मसम्मान हो, जहाँ पर डिग्निटी हो, वो ज़्यादा तवज्जो रखता है, वो ज़्यादा मायने रखता है, न कि हम ये देखें कि सर झुका करके 1 लाख रुपए का हम सैलरी तो ले रहे हैं लेकिन रोज़ हमें जलील होना पड़ रहा है। तो ये क्या हो गया, आर्थिक पहलू इसका हो गया। ये सारा क्या हो गया, अलग अलग उदाहरण देकर के मैंने आपको समझाया है कि दोनों हिस्सों को कैसे लिखा जाता है। कल मैंने एक ग्रुप में जो लेटेस्ट वाला उसमें पूछा भी था बच्चों से, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा निबंध में दिक्कत आ रही थी कि आप बताइए क्या क्या दिक्कत है। उसमें कुछ बच्चों का इंट्रो में दिक्कत था, कुछ को टॉपिक को किस प्रकार जोड़ा जाता है वो दिक्कत था। पहला जो दिक्कत है वो है कि शुरू करते कहीं से चला जाता है कहीं के लिए। इसके लिए रफ वर्क करें, निबंध लिखने से पहले एक रूपरेखा बना लें, एक पेज पर क्या क्या लिखना है, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। दूसरी जो प्रॉब्लम आ रही थी कि किस प्रकार से इंट्रो लिखें, तो इंट्रो में हमेशा कोशिश कीजिए इंटरेक्टिव लिखें, इंगेजिंग इंट्रो हो, आपका इंगेजिंग होना चाहिए। कोई भी पोएम, कोई कहानी से शुरू कर लें, कोई उदाहरण से शुरू कर लें, कोई बहुत शानदार डेटा है तो उससे शुरू कर सकते हैं और इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। मैंने पूरा समझाया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर थोड़ा सा भी आपने ध्यान दिया होगा तो। अब एक टॉपिक है बिलैया के नज़र मुसवे पर। इसका अर्थ होता है क्या, लक्ष्य पर ध्यान लगाना या लक्ष्य पर केंद्रित होना। इस पर लिखने का प्रयास कीजिएगा, खुद से कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। कहाँ से शुरू करें, इतिहास से शुरू कीजिए। अर्जुन का एग्जाम्पल से शुरू कर लीजिए। अर्जुन को केवल मछली की आँख दिखती थी। आप उसके बाद से इतने सारे तमाम तरीके के उदाहरण आए हैं जिसको आप दे सकते हैं इतिहास में से, वर्तमान में दे सकते हैं, अर्थव्यवस्था में दे सकते हैं, IR में दे सकते हैं। हर दृष्टिकोण से आप एग्जाम्पल ऐसा ऐड कर सकते हैं। स्पोर्ट्स से ऐड कर सकते हैं और समाज से ऐड कर सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट से ऐड कर सकते हैं। तमाम तरीके के ऐसे उदाहरण हैं। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। वीडियो कैसा लगा है ये भी ज़रूर ही बताइएगा। कुछ भी अगर बेनिफिट मिला हो तो ज़रूर बताइएगा मुझे। धन्यवाद।